हाँ? शांत रहिए। देखिए आज का जो टॉपिक है आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले पीरियाडिक टेबल जो आता है, पीरियाडिक टेबल में तत्वों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, हमें तत्वों का वर्गीकरण क्यों करने की आवश्यकता पड़ी, ये सब सारी चीज़ें इसमें सीखना है। देखिए आपकी हेडिंग क्या है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। लेसन का नाम भी है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक। चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1800 ईस्वी में टोटल हमारे पास कितने तत्व ज्ञात थे पता है? 31। 31 तत्वों की हमको क्या थी, जानकारी थी, ठीक है ना। सन 1800 ईस्वी में हमें टोटल कितने तत्व ज्ञात थे? 31, ठीक है ना। और उसके बाद 1865 ईस्वी में तत्वों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। 1865 में हमें कितने तत्व ज्ञात हुए? 63। कितने तत्वों की जानकारी मिले हमको? 63 तत्वों की, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर सन 1800 में कितने तत्व ज्ञात थे? कितने? 31। और 1865 में कितने तत्व हो गए? 63 तत्वों की जानकारी हमको मिली। और अगर वर्तमान में बात करें, वर्तमान में कुल मिलाकर के हमको कितने तत्वों की जानकारी है? 118। कितने तत्वों की जानकारी है? अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो किताबों में केवल और केवल दिया है 114, ठीक है ना। कितना दिया है? 114। बुक में दिया है 114, हालांकि हमारे पास टोटल 118 तत्वों की जानकारी है, ठीक है ना। तो हमें प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, ठीक है ना। तत्वों का वर्गीकरण आप क्यों करते हैं? तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग टाइप की चीज़ें, अगर उसमें जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें दे दी जाए, ठीक है ना। जैसे मैंने कक्षा 12 की कुछ बुक्स दे दिया, ठीक है ना, कक्षा 11 की दे दी, कक्षा 10 की दे दी, ठीक है। और सब एकदम मिला करके हमने मिक्स करके सारी बुकों को आपको दे दिया। तो आपने खोज करके उसमें देखा कि कौन 11 की है, कौन सी 12 की है, कौन सी 10 की है। तो आप क्या करेंगे? सब मिक्स करके रखेंगे? नहीं, अलग अलग करके 12 वाले को अलग रख देंगे, क्योंकि पढ़ना होगा तो 12 वालों को अलग रखना पड़ेगा। 12 की बुक अलग रखेंगे, 11 की बुक अलग रख देंगे और 10 की बुक अलग रख देंगे। समझ में आया? जैसे मान लीजिए किसी अलमारी में सजाना होता है, बुक को रखना होता है, तो क्या करेंगे? जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसको सबसे ऊपर रखते हैं, और जिनकी सबसे कम ज़रूरत पड़ेगी उसको सबसे नीचे। कैसे करते हो? ऐसे ही करते हो, रकबई नहीं करते हो। गए यहाँ से पढ़ के झोरा झंडी फेंके, अब कोई मतलब है नहीं, कल देखेंगे, कल का कल होगा। हाँ तो यहाँ पर तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए अगर देखा जाए तो समान बहुत सारे तत्व हैं हमारे पास, 118 तत्व हैं। तो अगर 118 तत्वों को हम अलग अलग उनका अध्ययन करना शुरू कर देंगे तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव सी बात हो जाएगी। तो हमने क्या किया? तत्वों का वर्गीकरण किया। तत्वों के वर्गीकरण से उनका अध्ययन करना क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। समझ में आया? देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है या क्यों किया गया। तो तत्वों के वर्गीकरण से उनके अध्ययन में हमें क्या प्राप्त हो गई? सरलता। यानी हम उनकी जो स्टडी करें, उनको स्टडी करने में हमको क्या लगा? वो आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए एक ही, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम पीरियाडिक टेबल की बात कर लें तो पीरियाडिक टेबल में जहाँ पर एस ब्लॉक वाला है तो एस ब्लॉक वाले सभी तत्व एक साथ रख दिए गए, पी ब्लॉक वाला है तो पी वाला पूरे एक साथ रख दिए, डी वाला है तो डी वाला एक साथ रख दिए, ठीक है ना। इस तरीके से। अब पी वाला, एफ वाले देखा जाए तो नीचे एकदम यहाँ पर इसको अलग थलग करके यहाँ पर रख दिया एफ ब्लॉक को। तो हमने क्या किया? इन्हें डिवाइड करके पार्टीशन किया, अलग अलग करके अलग अलग इनको स्टेबल कर दिया, अलग अलग इनका स्थान दे दिया, जिससे हमें इनके अध्ययन में क्या प्राप्त हो गई? सरलता प्राप्त हो गई। यानी तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए हमने इनका क्या किया? वर्गीकरण किया, ठीक है ना।
तत्वों को सरल बनाने के लिए हमने क्या किया है? वर्गीकरण। समझ में? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है, तो तत्वों के अध्ययन को क्या बनाना? सरल बनाना। तत्वों के अध्ययन को सरल करने के लिए हमने क्या किया है? वर्गीकरण किया। ठीक, चलो अब देखिए यहां से इसकी शुरुआत किस तरीके से होती है, शुरुआत कैसे होती है, ध्यान समझिए। ठीक है ना, हमने इसकी शुरुआत किस तरीके से करी। तो सबसे पहले हमारे पास एक रूल आता है डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। ठीक है ना, आपने कक्षा 10 में पढ़ा भी है डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। ठीक है ना, त्रिक नियम, डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। ठीक है ना, यहां से शुरुआत हुई। तो डॉबे-राइनर ने कुछ तत्वों को एकत्रित किया और इन्होंने यहां पर बोल रहा है कि त्रिक नियम का मतलब कितने कितने तत्वों का समूह बनाया? 3 तत्वों का समूह बनाया। जैसे हम यहां पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक तत्व ए है और दूसर का क्या है? बी, और तीसर का सी। 3 तत्व हो गए। अभी तो हमने ऐसे ही मान लिया है। तो इन्होंने क्या कहा कि डॉबे-राइनर का जो त्रिक नियम दिया गया, इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों यानी प्रथम और थर्ड वाला, पहला और तीसरा तत्व, पहले और तीसरे तत्व के औसत यानी परमाणु भार का हम क्या निकालें? औसत निकाल दें, तब बीच वाले तत्व के परमाणु भार के क्या होगा? वो बराबर होगा। समझ में? देखिए डॉबे-राइनर ने कितने तत्वों का समूह बनाया? 3 तत्वों का समूह बनाया। इन्होंने क्या कहा कि पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का जो औसत होगा वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। समझ में आया? बता लेंगे। देखिए इन्होंने क्या कहा कि पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए यहां पर इसे लिख भी देते हैं। डॉबे-राइनर ने क्या कहा कि क्या लिखेंगे? डॉबे-राइनर ने डॉबे-राइनर, ठीक है ना, डॉबे-राइनर ने 3 तत्वों का क्या बनाया? हाँ, 3 तत्वों का समूह बनाया, तत्वों का समूह बनाया। ठीक है ना, डॉबे-राइनर ने कितने तत्वों के समूह बनाए? 3 तत्वों का समूह बनाया। और इन्होंने क्या कहा? 3 तत्वों का समूह बनाया। इन्होंने क्या कहा कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत, परमाणु भारों का क्या? हाँ, परमाणु भारों का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के, हाँ, परमाणु भार के क्या होगा? हाँ, परमाणु भार के बराबर होगा। ठीक है ना। देखिए डॉबे-राइनर का त्रिक नियम क्या कहता है? कितने कितने तत्वों का समूह बनाया गया? 3 तत्वों का। 3 तत्वों का समूह बनाते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का जो औसत होता है दूसरे तत्व के परमाणु भार के क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया? कौन बताएगा? जरा बताओ। हाँ बोलिए। ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम ले लें लिथियम, सोडियम और क्या ले लें? पोटेशियम। ठीक है ना। कितने तत्वों का समूह बनाएंगे? 3 तत्वों का समूह बनाएंगे। यहाँ पर लिथियम का परमाणु भार देखिए, जो पीरियोडिक टेबल शुरू में बनाया गया था वो बढ़ते परमाणु भारों पर आधारित था। किस पे आधारित था?
जब ये मोजले का नियम आया तब जाकर के, जब यहाँ पर हमको समस्थानिकों के बारे में पता चला, तब जाकर के हमने समझा कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार नहीं है, बल्कि क्या है, परमाणु क्रमांक होता है। चलो, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और परमाणु भार कितना होता है, 7। लिथियम का परमाणु भार कितना होता है, 7। आइस का परमाणु भार कितना होता है, 23। आइस का कितना होता है, 39। कितना होता है। अब दो यानी पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का क्या निकालें, औसत। पहले और तीसरे परमाणु भारों का अगर औसत निकालें, यहाँ पर ये आ जाएगा 23 आ जाएगा, तब इनका रूल सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकालिए, तो 7 प्लस कितना हो जाएगा, 39 बटा कितना, 2। यहाँ पर 39 और 7 जोड़िए, कितना आ गया, कितना आएगा, हाँ 46। 46 पे आधा करिए तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। समझ में आया। ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, फिर से बताइए, सन 1800 में कितने तत्व ज्ञात थे, 1865 में, वर्तमान में 118। सबसे पहले कौन सा नियम पढ़ेंगे, डाबे-राइनर का त्रिक नियम। त्रिक नियम में कितने तत्वों का समूह बना जाता है, 3 तत्वों का समूह बना जाता है। त्रिक नियम में क्या करेंगे, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का क्या निकालेंगे, औसत। तो दूसरे वाले तत्व के परमाणु भार के क्या होगा, लगभग बराबर होगा। लगभग क्या होगा, बराबर। समझ में आया, कर लोगे। चलिए, तो वो वाला फिर से लिखिए, उसको हेडिंग करिएगा, तत्वों का वर्गीकरण लिखे हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, हाँ लिखिए। सन 1800 ईस्वी में, सन 1800 ईस्वी में ज्ञात तत्वों की संख्या, ज्ञात तत्वों की संख्या, सन 1800 ईस्वी में ज्ञात तत्वों की संख्या 31। 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में ज्ञात तत्वों की संख्या, ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 63। और वर्तमान में बात करें, वर्तमान में कितने हैं टोटल, 118। ठीक है, नोट करते चलिए। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या 118। ठीक है, यहां पर प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न लिखिए। तत्वों का वर्गीकरण करना, तत्वों का वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है। यहां पर देखिए, इसका वर्गीकरण क्यों किया गया, तत्वों के लिखते चलिए, तत्वों के वर्गीकरण से इनका अध्ययन करना सरल हो गया, अध्ययन करना सरल हो गया। सरल हो गया, ठीक है। तत्वों के वर्गीकरण से इनका अध्ययन करना सरल हो गया, ठीक है। हो गया। अगली हेडिंग कीजिए, डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। अगली हेडिंग कीजिए, डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। डॉबे-राइनर का त्रिक नियम।
डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। ठीक है, लिखिए। डॉबे-राइनर ने त्रिक नियम में तीन तत्वों का समूह बनाया। तीन तत्वों का समूह बनाया। तीन तत्वों का समूह बनाया जिसमें पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत। पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत। पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर होता है। चलिए देखिए, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार 7 है और इसका परमाणु भार 39 है। यहाँ पर देखिए 7 प्लस कितना हो जाएगा 39 बटा कितना 2 बराबर 46। 46 बटा 2 और 46 का आधा कितना हो जाएगा भाई 23। ये देखिए इसका परमाणु भार आया कि नहीं आया। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे इसे लिखिए। ठीक है, हो गया। चलिए आप देखिए यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर डॉबे-राइनर के त्रिक नियम की बात करें तो डॉबे-राइनर का जो त्रिक नियम है वो टोटल पूरे तत्वों पर लागू नहीं हो पाया। ठीक है ना, डॉबे-राइनर का त्रिक नियम पूरे तत्वों पर लागू नहीं हो सका। इसके बाद एक नियम है न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है ना, हेडिंग कीजिएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखिए अष्टक नियम में कितने तत्वों का समूह बनेगा 8 तत्वों का। कितने 8 तत्वों का समूह बनाया गया। देखिए जैसे अगर हम बात कर लें लिथियम, ठीक है ना, लिथियम के बाद कौन आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, फिर कौन आएगा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा फ्लोरीन। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए जैसे एक संगीत सुना है आपने, संगीत की शुरुआत कहाँ से होती है ना। हाँ, तो यहाँ पर जिस तरीके से संगीत के सुर की शुरुआत होती है उसी तरीके से यहाँ पर भी दिखाया गया है कुछ। सारे गा मा पा, सारे गा मा पा, फिर आएगा फिर धा, फिर नी, फिर सा। ठीक है ना, ऐसे आ गया, फिर से सा आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा सोडियम। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या कहा गया कि हम कितने कितने तत्वों का समूह बनाएंगे 8 तत्वों का समूह बनाते हैं। कितने
8 तत्वों का समूह बनाएंगे। और इन्होंने कहा कि जो पहला तत्व होता है, पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के क्या होगा, समान होगा। ठीक है ना, पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म से क्या होता है, समान होता है। वो गुणधर्म क्या है आप समझिए। जैसे गुणधर्म की बात करते हैं कि पहले तत्व और 8वें तत्व के गुणधर्म में समानता क्या पाई जाती है। अगर पहला तत्व जो है एस ब्लॉक का है तो 8वां भी किस ब्लॉक का होगा। पहले तत्व के वाह्यतम कोष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 8वें तत्व के भी वाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ज़रा चेक करिए यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, लिथियम की। ठीक है ना, लिथियम, अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। इसका विन्यास करेंगे तो कितना आएगा, इसका 2,1। विन्यास करिएगा कितना आएगा, 2,1। और सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इसका विन्यास करिए तो 2, 8, 1। देखिए वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बराबर है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीरियाडिक टेबल तो हालांकि बाद में बन के तैयार हुआ। अभी अगर हम थोड़ा से समझाने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट ए जो समूह होता है इसे कौन सा ब्लॉक में रखा गया, एस ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में रखा गया, एस ब्लॉक में। तो पहला तत्व कौन है, हाइड्रोजन। और दूसरा का तत्व कौन है, लिथियम। तीसरा का कौन है, सोडियम है। यहाँ पर चौथा कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है ना, फ्रांसियम आ जाएगा। इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहली चीज़ अगर बात करें न्यूलैंड के अष्टक नियम की तो क्या ये हाइड्रोजन पे लागू नहीं होता है, हाइड्रोजन पे लागू नहीं होता है। हमने जो शुरुआत करी है वो कहाँ से करी है, लिथियम से। लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद फिर कौन आ जाएगा, सोडियम। ठीक है ना, यहाँ पर सोडियम आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा भाई, नियान यहाँ पर तो आपको अब जानकारी है नियान कि यह फ्लोरीन के बाद नियान आता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक जो है 9 है तो इसके बाद 10 वाला आएगा। इसका तो परमाणु क्रमांक 11 है। लेकिन उस समय जब न्यूलैंड का अष्टक नियम बनाया गया था तो हमें अक्रिय गैसों को कोई जानकारी नहीं थी। यानी हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये सभी गैसें खोजी नहीं गई थी उस समय। उस समय इन गैसों के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है ना। अब ये देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे ये नियम लागू होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता है। हाइड्रोजन से इसकी शुरुआत ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक तरीके से अपवादित तत्व है। कैसा तत्व है? इसीलिए इसको किसकी संज्ञा देते हैं? आवारा तत्व। किसकी संज्ञा देते हैं? आवारा तत्व। देखिए आवारा तत्व इसलिए इसे कहा गया क्योंकि आवर्त सारणी में इसका स्थान फिक्स नहीं है। आवर्त सारणी में इसका स्थान फिक्स नहीं है। कभी कभी ये धातुओं के साथ चला जाता है, यानी कभी आवर्त सारणी में इसे धातुओं के साथ रखा जाता है, कभी कभी अधातुओं के साथ रखा जाता है। तो आवर्त सारणी में इसका स्थान फिक्स नहीं था। बात समझ में कि नहीं? और यहाँ पर और देखिए अगर हम बात करें अब भी अगर देखें तो बाकी के सभी तत्व क्या हैं? धातु हैं। लिथियम से लेकर के नीचे वाले सभी तत्व क्या हैं? लेकिन हाइड्रोजन अब क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। अपवादित है कि नहीं है? बताइए। ये धनायन बनाता है, ये धनायन बनाता है, ये सभी धनायन बनाते हैं। और हाइड्रोजन पर भी एक धनायन होता है। और हमको पता है कि जो तत्व धनायन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जो तत्व धनायन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन पे धनायन है। क्या है? धनायन है। लेकिन इसमें धातुओं जैसी कोई प्रवृत्ति नहीं होती। समझ में आया? चलिए, तो शेष क्लास कल करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग न्यूलैंड का अष्टक नियम खत्म हो चुका है, डॉबे-राइनर का त्रिक नियम खत्म कर दिए। अब हम लोग शुरुआत करेंगे किसकी? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से। मेंडलीव ने मूल आवर्त सारणी किस तरीके से बनाया, किस तरीके से किया। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तो खत्म करते हैं। आप लोगों को क्या करना है? देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम लिख लेंगे, लिख लेंगे नहीं? देखिए कैसे लिखना है। न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में 8 तत्वों का क्या बनाया, जिसमें पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के क्या होता है? समान होता है। बाकी एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद सोडियम। बोलिए एक बार। लिथियम, बेरिलियम,
बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद सोडियम। ठीक है ना। तो पहला तत्व कौन हो जाएगा? लिथियम। और आठवां तत्व सोडियम। तो पहले तत्व का गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म के क्या होगा? समान होगा। ठीक है, चलिए।